नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहली खबर। इजराइल हिजबुल्लाह जंग के बीच 600 भारतीय सैनिकों पर मंडराया खतरा, यूएन दफ्तर पर हमले से भारत हुआ चिंतित। जी हां दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने दक्षिण लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक भी इजरायली गोलीबारी का शिकार हो गए थे। 600 भारतीय सैनिक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा हैं और इजराइल लेबनान सीमा पर 120 किलोमीटर लंबी ब्लू लाइन पर तैनात है। दोस्तों, क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तनाव और हमलों के बीच भारत इन सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रतन टाटा के बाद सौतेले भाई नोएल संभालेंगे टाटा ट्रस्ट। टाटा फैमिली के मेंबर पारसी कम्युनिटी की पसंद, 40 साल से ग्रुप से जुड़े हैं। जी हां दोस्तों, 66 साल के नोएल टाटा अब टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे। वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। 9 अक्टूबर को रतन टाटा के निधन के बाद नोएल इकलौते दावेदार थे। हालांकि उनके भाई जिम्मी का नाम भी चर्चा में था, लेकिन वे पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में ट्रस्ट की मीटिंग में नोएल के नाम पर सहमति बनी। टाटा ट्रस्ट ने आधिकारिक बयान में कहा कि उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर में मां दुर्गा का मुकुट हुआ चोरी। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहले चढ़ाया था। चोर का मुकुट ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है। यह सोने की परत चढ़ा चांदी का मुकुट है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में बांग्लादेश दौरे के दौरान जेशोरेश्वरी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने यह मुकुट माता के मंदिर में चढ़ाया था। मोदी की यह यात्रा कोविड-19 के बाद किसी देश की पहली यात्रा भी थी। दोस्तों, भारत ने चोरी की घटना पर आपत्ति जताई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग ने कार्यवाही करने की मांग भी की है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जापानी संगठन निहोन हिंदाक्यू को नोबेल पीस प्राइज मिला। इसमें हिरोशिमा नागासाकी हमले के पीड़ित शामिल परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने की मुहिम चलाई। जी हां दोस्तों, जापान के संगठन निहोन हिदाक्यू को इस साल शांति के लिए नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। दरअसल दोस्तों, इस संगठन में वे लोग शामिल हैं जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जीवित बचे थे। इन्हें हिम्बाकुशा कहा जाता है। ये हिम्बाकुशा दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को निहोन हिदाक्यू संगठन के जरिए साझा करते हैं। नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करती रहेगी और उन्हें याद दिलाती रहेगी कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने खतरनाक हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नासिक आर्टिलरी स्कूल में 2 अग्निवीरों की मौत। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान शेल ब्लास्ट हुआ। एनसीपी बोली दोनों को शहीद का दर्जा दिया जाए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक में आर्टिलरी सेंटर में फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान 2 अग्निवीरों की जान चली गई। आर्टिलरी स्कूल में गुरुवार को फायरिंग की प्रैक्टिस चल रही थी। इस दौरान तोप में गोला लोड करते वक्त ब्लास्ट हो गया। घटना में अग्निवीर गोहिल विश्वराज सिंह जो कि 20 साल के थे और शेव सीत जो कि 21 साल के थे, उनकी मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक अग्निवीरों की टीम भारतीय फील्ड गन से फायरिंग कर रही थी, तभी एक गोला फट गया। दोनों अग्निवीरों को गंभीर रूप से चोटें आई थी। उन्हें एमएच अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, एनसीपी ने कहा है कि दोनों अग्निवीरों को शहीद का दर्जा मिले। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने एक्स पर लिखा कि यह घटना बेहद दुखद है। इन दोनों जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्रालय को इन दोनों जवानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए, साथ ही उनके परिवारों को मुआवजा भी दें। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली ड्रग्स मामले में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी। एक दिन पहले 2000 करोड़ की कोकेन मिली थी, नमकीन के पैकेट में छिपाई गई थी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मिले ड्रग मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को कई जगह पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में रेड अभी भी जारी है। गुरुवार को वेस्ट दिल्ली के रमेश नगर इलाके की एक किराए की दुकान से गुरुवार को क्राइम ब्रांच ने 208 किलो कोकेन बरामद की। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 2080 करोड़ रुपए है। यह ड्रग नमकीन के 20 और 25 पैकेट में छिपाई गई थी। इन पैकेट पर टेस्टी ट्रीट और चटपटा मिक्सर लिखा हुआ था। इसे यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले एक शख्स ने यहां रखा था। पुलिस की रेड से पहले ही वह भाग चुका था। बताया जा रहा है कि उसने कपड़ों के बिजनेस के लिए यह दुकान किराए पर कुछ दिन पहले ही ली थी। दुकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईस्ट एशिया समिट में मोदी बोले आसियान देशों में एकता बेहद जरूरी, कहा यह हमारे इंडो पैसिफिक विजन का हिस्सा। सम्मेलन में चीन अमेरिका भी हुए शामिल। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को लाओस की राजधानी वियंतियाने में ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। यहां बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच एकता को सपोर्ट करता रहा है। आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड कोऑपरेशन के केंद्र में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जारी अलग अलग जंग का सबसे बुरा असर ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ रहा है। ऐसे में दुनिया में शांति बहाल करना बेहद जरूरी है। मैं बुद्ध की धरती से आता हूं, हमने हमेशा यही कहा है कि यह जंग का युग नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, भूख हड़ताल कर रहा डॉक्टर गंभीर, बेहोश होने के बाद ऑक्सीजन लगाई गई। आईएमए ने ममता को लिखा, मांगों पर फौरन एक्शन ले। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। गुरुवार रात ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की कंडीशन क्रिटिकल हो गई। अनिकेत को आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ही एडमिट किया गया है। आरजीकर की क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू इंचार्ज डॉक्टर सोमा मुखोपाध्याय ने बताया कि अनिकेत को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर की हालत गंभीर है, उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 5 डॉक्टरों की टीम उस पर नजर रखे है। एक जूनियर डॉक्टर देबाशीष हल्दर ने बताया कि भूख हड़ताल पर बैठा अनिकेत पिछले कुछ दिनों से पानी भी नहीं पी रहा था। 6 और जूनियर डॉक्टरों की सेहत में भी गिरावट हो रही है। जरूरत को देखते हुए हमने सारे इक्विपमेंट तैयार रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में लग रहा लॉकडाउन, 12 से 16 अक्टूबर तक घर में कैद रहेंगे लोग, न तो निकाह होगा और न ही होगी कोई पार्टी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ सम्मेलन की सुरक्षा को लेकर वहां की सरकार को अपनी स्थानीय पुलिस और रेंजर्स पर विश्वास नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के चप्पे चप्पे पर पाकिस्तान की सेना तैनात है। सेना के कहने पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में विवाह हॉल, कैफे, रेस्तरा और स्नूकर क्लबों को 12 से 16 अक्टूबर तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने एससीओ समिट के दौरान 4 दिनों तक विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन 16 और 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाला है। इस सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री समेत चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग सहित विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष भाग लेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 500 रन बनाकर पारी से हारी कोई टीम। पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने 823 रन बनाए। पाकिस्तान दूसरी पारी में 220 पर हुई ऑल आउट। जी हां दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई टीम 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मैच हार गई। यह रिकॉर्ड बना पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले गए टेस्ट मैच में। इस टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। हैरी ब्रुक के तिहरे शतक और जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने 823 रन बनाए। पाकिस्तान पर इंग्लैंड ने 267 रन की बढ़त ले ली। पाकिस्तान दूसरी पारी में 220 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड ने यह मैच पारी और 47 रनों से जीत लिया। दोस्तों आपको बता दें, 1877 में पहली बार पहला आधिकारिक टेस्ट मुकाबला खेला गया था। उसके बाद पहली बार कोई टीम इस तरह से हारी है, यानी कि पाकिस्तान ने तो हारने की हद ही पार कर दी है। वैसे दोस्तों, पाकिस्तान की इस शर्मनाक हार के लिए आप क्या राय देना चाहेंगे पाकिस्तान को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुणे में ऑडी ने डिलीवरी बॉय को कुचला, मौत हुई। कार सवार भागा, सीसीटीवी से आरोपी की पहचान हुई, गिरफ्तार भी हो गया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का नया मामला सामने आया है। मुंडवा इलाके में ताड़ीगुड्डा के पास एक ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी, फिर कार से कुचलकर भाग गया। घायल बाइक सवार को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रऊफ अकबर शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि कार सवार ने इससे पहले एक स्कूटी को भी टक्कर मारी, जिसमें 3 घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। उसकी पहचान 34 साल के आयुष तायल के रूप में हुई है। वह एक प्राइवेट कंपनी में बड़ा अधिकारी है। पुलिस ने उसे घर से गिरफ्तार कर लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फेस्टिवल सीजन में ई कॉमर्स कंपनियों की बल्ले बल्ले, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हुई बिक्री। जी हां दोस्तों, देश में फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। हालिया सालों में ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते ट्रेंड ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए फेस्टिवल सीजन को खास बना दिया। वहीं दोस्तों, इस साल फेस्टिवल सीजन के पहले हफ्ते में ई कॉमर्स कंपनियों ने 54,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री दर्ज की है, जो अगले महीने के दौरान अनुमानित कुल बिक्री का लगभग 55% है। डेटाम इंटेलिजेंस के डेटा के मुताबिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने 2023 की इसी अवधि की तुलना में पहले हफ्ते में 26% की ग्रोथ देखी है। इस अवधि के दौरान मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम और जनरल मर्चेंटाइज की कीमत में 75% की हिस्सेदारी रही, जबकि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में स्मार्टफोन और टीवी की बिक्री में 70% से ज्यादा की हिस्सेदारी रही है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक सरकार बोली स्थापना दिवस पर कन्नड़ झंडा फहराएंगे। डिप्टी सीएम बोले कोई भी व्यक्ति कन्नड़ भाषा जाने बिना कर्नाटक में नहीं रह सकता। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर बेंगलुरु के सभी स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक भवनों और कारखानों में कन्नड़ झंडा फहराना होगा। शिव कुमार ने यह भी कहा कि बेंगलुरु शहरी जिले में रहने वाले लगभग 50% लोग दूसरे राज्यों से हैं और उन्हें भी कन्नड़ सीखने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार ने IT और टेक कंपनियों के लिए झंडा फहराने की फोटो लेकर उन्हें बेंगलुरु महानगर पालिका में जमा करके डॉक्यूमेंटेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें 1 नवंबर 1956 को दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषी क्षेत्र का विलय करके वर्तमान कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई थी। तब से हर साल 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में 4 दिन में दूसरा आतंकवादी हमला, 20 की मौत। बलूचिस्तान की कोयला खदान में रॉकेट और हैंड ग्रेनेड से अटैक किया। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को एक प्राइवेट कोयला खदान पर आतंकवादी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक कुछ हमलावरों ने डूकी क्षेत्र में जुनैद कोल कंपनी की खदान पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने रॉकेट और हैंड ग्रेनेड समेत कई अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। डूकी के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन खैरुल्लाह नासिर ने कहा कि हमलावरों ने 10 कोल इंजन और मशीनों में आग भी लगा दी। हमले में मारे गए लोग पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप के आवेदन कल से होंगे शुरू, युवाओं को हर महीने मिलेंगे 5000 रुपए। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के ऑनलाइन आवेदन 12 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। योग्य उम्मीदवार pminternship.mca.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस योजना के तहत इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने 5000 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों केंद्र सरकार की इस पहल का मकसद युवाओं को रोजगार के काबिल बनाना है। फिलहाल प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई है। इस योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में दिया था। योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य 5 साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इनमें गैस, तेल और ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक मौके हैं। इसके अलावा ट्रेवल और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में इंटर्नशिप के अवसर हैं। एक उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा 5 इंटर्नशिप ऑप्शन चुनकर आवेदन कर सकता है। आवेदन की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 पर बंद। निफ्टी भी 34 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 246 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स आज 230 अंक की गिरावट के साथ 81,381 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 34 अंकों की गिरावट रही। यह 24,964 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप 246 अंक चढ़कर 56,600 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 28 में तेजी और 22 में गिरावट देखने को मिली। एनएससी के फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.19% की तेजी रही। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ट्रेंड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और HCL टेक्नोलॉजीज रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में TCS, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ICICI बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दामों में आज आई गिरावट। सोना 785 रुपए बढ़कर 75,623 रुपए का हुआ। चांदी 1610 रुपए महंगी होकर 89,963 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आज तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 785 रुपए बढ़कर 75,623 रुपए का हो गया। इससे पहले इसके दाम 74,834 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत में भी आज तेजी रही। ये 1610 रुपए बढ़कर 89,963 रुपए प्रति किलोग्राम की हो गई है। इससे पहले चांदी 88,353 रुपए पर थी। इस साल दोस्तों चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अखिलेश यादव बोले त्योहार है वरना बैरिकेटिंग रोक नहीं पाती। GPNIC जाने से रोकने पर कहा सरकारी अफसर बिच्छू है। घर में लोकनायक की मूर्ति पर माला चढ़ाई। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार ने शुक्रवार को अखिलेश यादव को JP कन्वेंशन सेंटर जाने से रोका तो सपा प्रमुख ने घर में लगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। इससे पहले अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण करने की बात कही थी। अखिलेश यादव को रोकने के पीछे यूपी सरकार ने तर्क दिया कि बारिश के चलते JPNIC में जीव
जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। प्रशासन ने शुक्रवार को अखिलेश के घर के बाहर बैरिकेडिंग की, तार बिछाए और फोर्स तैनात कर दी। JPNIC के बाहर भी टीन की दीवार खड़ी कर दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी लीडर नहीं बल्कि रीडर हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस पर फिर खड़े किए सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अमेठी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के लिए नेता होना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष का नेता वही होगा जो नेता होगा। राहुल गांधी लीडर नहीं बल्कि रीडर हैं। जो उन्हें लिख कर दिया जाता है वो उसे पढ़ लेते हैं। इंडिया अलायंस के नेताओं को कहने लगा है कि उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष चुना है वो गलत चुन लिया है। दरअसल दोस्तों उन्होंने कहा कि पूर्व विपक्ष या प्रतिपक्ष के जितने तमाम बड़े बड़े नेता अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू यादव सब बहुत बड़े बड़े नेता हैं। अब इन्हें यह लगने लगा है कि विपक्ष के नेता के रूप में जो इन्होंने राहुल गांधी का चयन किया है उनसे बोर हो गए हैं। फिर विपक्ष के नेताओं पर निर्भर करेगा कि वह राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में आगे चलाते हैं या नहीं चलाते। वैसे दोस्तों कमेंट करके आप बताइए, क्या आपको विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है? क्या विपक्ष का कोई और नेता होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका में मिल्टन तूफान से 16 लोगों की मौत, बवंडर और बाढ़ से 120 घर हुए तबाह, 30 लाख घरों ऑफिसों में बिजली गुल। दरअसल दोस्तों अमेरिका में मिल्टन तूफान से आए बवंडर और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। हैरिकेन की वजह से फ्लोरिडा में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 30 लाख घरों और ऑफिसों में बिजली नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तूफान की वजह से 120 घर तबाह हो चुके हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा में मिल्टन की वजह से 10 से 15 इंच तक की बारिश हुई, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने गुरुवार को मैक्सिको की खाड़ी में फंसे एक शख्स को रेस्क्यू किया। वह एक लाइफ जैकेट और कूलर के भरोसे पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का तीसरा तूफान है। गुरुवार को यह फ्लोरिडा के सिएस्टा में समुद्री तट से टकराया। इससे पहले यह कैटेगरी 5 का तूफान था। टकराते वक्त यह कैटेगरी 3 का हो गया। तूफान की वजह से अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने 126 बवंडरों की वार्निंग जारी कर दी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टेस्ला की पहली ऑटोनोमस रोबो टैक्सी रिवील, AI फीचर वाली साइबर कैब बिना ड्राइवर के चलेगी, साइबर वैन भी पेश की। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली टेस्ला कंपनी ने शुक्रवार को अपनी पहली रोबो टैक्सी साइबर कैब रिवील कर दी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुए वी रोबोट इवेंट में कंपनी के CEO एलन मस्क ने AI फीचर वाली रोबो टैक्सी को पेश किया। 2 सीट वाली इस टैक्सी में न तो स्टीयरिंग है और न ही पेडल। कंज्यूमर $30,000 यानी कि करीब 25 लाख रुपए से कम में टेस्ला साइबर कैब खरीद सकेंगे। एलन मस्क ने उम्मीद जताई है कि 2027 से पहले साइबर कैब का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी ने एक और ऑटोनोमस व्हीकल रोबो वैन को भी पेश किया जो 20 लोगों को ले जाने में सक्षम होगी। इसमें सामान भी कैरी किया जा सकेगा। मस्क ने उदाहरण देते हुए बताया कि इसका इस्तेमाल स्पोर्ट्स टीम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के बाद तैयार हो जाइए हेरा फेरी 3 के लिए। सामने आई बड़ी अपडेट। जी हां दोस्तों, हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, वेलकम और ऑन जैसी आइकॉनिक फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाल ने बड़ा कदम उठाया है। सोर्स के मुताबिक फिरोज नाडियावाल इरोज के साथ वित्तीय देनदारी से जुड़े सभी मामले सुलझा लिए गए हैं, जिसके तहत उन्होंने अपनी मच अवेटेड हेरा फेरी समेत कई फिल्मों के राइट्स हासिल कर लिए हैं। फिरोज की ज्यादातर फिल्मों को कल्ट का दर्जा मिला हुआ है और दर्शक इन फिल्मों के सीक्वल्स के इंतजार में है। दर्शकों की इसी मांग के मद्देनजर फिरोज नाडियावाल ने हाल ही में साल 2007 में आई अक्षय कुमार की कल्ट कॉमेडी वेलकम की अगली किस्त वेलकम टू द जंगल की भी शुरुआत कर दी है। इस पिक्चर में अक्षय कुमार, अरशद वारसी समेत कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर तो यह है कि हेरा फेरी 3 बनाने की भी चर्चाएं होने लगी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कैबिनेट मीटिंग छोड़ी। सीएम शिंदे से कहा सुनी की खबर, अजीत की सफाई, परमिशन लेकर बाहर आया था। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सिर्फ 10 मिनट के भीतर ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। मीटिंग 10 अक्टूबर को हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पवार के बैठक से चले जाने के बाद 38 फैसले लिए गए। यह भी दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ सुझाव रखे हैं जिनसे अजीत सहमत नहीं थे। इसे लेकर दोनों में नोकझोंक हुई और फिर अजीत मीटिंग छोड़कर चले गए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने बारामती से जुड़े कुछ प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे थे। उन्होंने इनको मीटिंग में रखा। इसी बात से अजीत नाराज हो गए और मंजूरी देने से इनकार कर दिया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल पर लगी ब्रेक। 3.709 बिलियन डॉलर घटकर 701.17 अरब डॉलर पर आ गया रिजर्व। जी हां दोस्तों, पिछले 7 हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार में जारी तेजी पर ब्रेक लग गया है। 4 अक्टूबर को खत्म हुए सप्ताह में 3.709 बिलियन डॉलर की गिरावट के साथ विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 701.176 बिलियन डॉलर पर आ गया है, जो कि इसके पहले हफ्ते में 704.885 बिलियन डॉलर रहा था। इस गिरावट के बावजूद फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर के ऊपर ही बना हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को हाईकोर्ट से राहत। ईडी ने कपल के 2 मकान खाली करने का नोटिस दिया था। कोर्ट ने कहा अभी कार्यवाही मत करें। जी हां दोस्तों, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी बेदखली नोटिस पर रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि जब तक संपत्ति कुर्की आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपीलेंट ट्रिब्यूनल सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। दरअसल दोस्तों 27 सितंबर को परिवर्तन निर्देशालय ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को मुंबई के जुहू में उनके घर और पुणे में एक फार्म हाउस को 10 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था। कपल ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, साथ ही इसे अवैध और मनमानी पूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 82 साल के हुए अमिताभ बच्चन जलसा के बाहर फैंस से मुलाकात करने आए बिग बी। आधी रात से फूल केक लेकर बंगले के बाहर जमा हुए फैंस। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 82 साल के हो चुके हैं। इस खास मौके पर अमिताभ बच्चन ने जलसा के बाहर आकर फैंस से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। सामने आए वीडियो में फैंस अमिताभ बच्चन के बड़े बड़े पोस्टर लिए उनके नाम का शोर करते नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन अपने जन्मदिन के लिए दोपहर को जलसा से बाहर आए। पीच कुर्ता और मल्टी कलर शॉल लपेटे हुए बिग बी ने हाथ जोड़कर फैंस का अभिवादन किया। कई फैंस उनके लिए फूल और केक लेकर पहुंचे, तो वहीं उनकी फिल्मों के पोस्टर भी घर के बाहर आम थे। बच्चन की गूंज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बदल चुके हैं नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े कंट्रीब्यूशन के नियम, गाइडलाइन हुई जारी। जी हां दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस 1 जनवरी 2004 को शुरू की गई भारत के रिटायरमेंट प्लानिंग सेक्टर के लिए एक गेम चेंजिंग योजना के रूप में उभरी है। अब केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट ने 7 अक्टूबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडम शेयर किया है, जिसमें कर्मचारियों के एनपीएस कंट्रीब्यूशन से संबंधित नियमों में बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। दोस्तों फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गाइडलाइंस में कुछ मौजूदा प्रोविजन को भी दोहराया गया है, जिसमें मंथली सैलरी के 10% कंट्रीब्यूशन की जरूरत शामिल है, जो कि एनपीएस में जमा किया जाएगा। मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस कंट्रीब्यूशन की समय समय पर समीक्षा की जाएगी, लेकिन अमाउंट को हमेशा निकटतम होल रूपी में राउंड अप किया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रतन टाटा का जन्म कौन से धर्म में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं रतन टाटा का धर्म क्या था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।